स्वागत है आपका। नमस्कार, मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ इस क्लास के मास्टर मौजूद हैं वाराणसी से। आज खुद जैन साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे चार्ट्स के ऊपर और समझेंगे कि उनका वो बॉक्स पैटर्न क्या है, कप एंड हैंडल क्या है और कौन कौन से पैटर्न उनको लुभाते हैं। तो जरा जैन साहब के साथ शुरुआत करते हैं इस मास्टर क्लास की। तो आज हमारे साथ चार्ट की पूरी लेखा जोखा बताने के लिए, चार्ट की पूरी स्टडी बताने के लिए खुद जैन साहब मौजूद हैं। और जैन साहब आज हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। पहले जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बहुत सारे चार्ट्स पे हम ऑलरेडी बातचीत करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स पे हम बातचीत करते हैं, लेकिन और बहुत सारे चार्ट्स का आपने नाम भी लिया है शो के दौरान। आपका फेवरेट कौन सा है, किस चीज़ के साथ शुरुआत करें? सर, चार्ट पैटर्न्स तमाम तरीके के हैं, लेकिन चार्ट पैटर्न वर्क करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बेस। किसी भी बिल्डिंग का अगर नींव अच्छी बनी है तो आप 100-200 मंजिल की भी इमारत खड़ी कर सकते हैं, और अगर बेस अच्छा नहीं है तो पुल तुरंत ही ढह जाएगा। तो चार्ट पैटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सबसे पहले बेस को आइडेंटिफाई करना। जब आप चार्ट देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेस। अगर बेस नहीं है तो फिर चार्ट पैटर्न किसी काम का नहीं है। तो जब भी हम चार्ट देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमको चाहिए होता है एक बड़ा बेस। जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं, ये पूरा एक बेस बना हुआ है। अगर ये बेस नहीं होगा तो इस टाइप की मूव मिलना पॉसिबल नहीं होगी। तो हमेशा जब चार्ट हम देखते हैं तो चार्ट पे सबसे पहले बेस देखना चाहिए। बेस अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा का होगा, 8 वीक्स, ये बेयर मिनिमम है। इससे छोटा बेस फेलियर रेट मोर देन 50% है। ठीक है। बेस 8 हफ्ते या इससे ज़्यादा का होगा तो फिर हम चार्ट पैटर्न देखना स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ मोमेंटम होना चाहिए। तो ये पूरा बेस 8 हफ्ते का है? ये 8 हफ्ते से ज़्यादा का है। ये शुरू हुआ है अक्टूबर 2023 में और ख़त्म हुआ है जून 2025 में, यानी 1.5 साल का लगभग बेस है। ठीक है। जब ये 1.5 साल का पूरा बेस बना है, इस पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन ने अपना वॉल्यूम एक्यूमुलेट किया है। जितना माल उनको चाहिए था उन्होंने एक्यूमुलेट किया। ये अपोलो माइक्रो सिस्टम का चार्ट है जो प्रीवियसली बड़ा विनर रहा है। ठीक है। पहले भी इसने ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई थी। यहाँ पे बेस फॉर्मेशन था, उसके बाद बड़ी मूव आई, उसके बाद ये सेकंड बेस फॉर्मेशन हुआ, और इस बेस में भी आप देखें इंस्टीट्यूशन ने बाइंग इंटरेस्ट दिखाया तो था। ये कैसे ना मानो कि ये वो वाला पैटर्न नहीं है, उस तरह का मूव नहीं दिखाएगा? ये इस तरीके का मूव इसलिए नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया है, केवल रेजिस्टेंस टच किया है। ठीक है। अब जब बेस हमको दिख गया तो बेस के बाद फिर हम पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा उन चार्ट्स को सेलेक्ट कीजिए जिनमें बड़ा बेस बना है। अब ये बेस पूरा बन गया, यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट हुआ इस जोन में आके। अब क्यों कंप्लीट हुआ? क्योंकि आप रेजिस्टेंस जोन से अगर लाइन मारेंगे तो इसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। ठीक है। इसने ये इंडिकेट किया था कि इंस्टीट्यूशन की एक्यूमुलेशन ऑलमोस्ट पूरी हुई है, तभी ये ब्रेकआउट टेस्ट करने गया था। यहाँ पे रिटेल ट्रैप होता है। रेजिस्टेंस टूटा नहीं, मोमेंटम आने लगा, रिटेल घुस गया, तो इंस्टीट्यूशन ने उनको धीरे धीरे करके ऑफलोड किया और उसके बाद एक्चुअल ब्रेकआउट आया। तो अगर आप ये पूरा चार्ट देखेंगे तो एक रफली आप कह सकते हैं सॉसर पैटर्न बना है, और छोटा सा देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। हैंडल बहुत छोटा सा है। जैसे ही ब्रेकआउट देता है यहाँ से आपको बाई करना है। ये फर्स्ट बाइंग पॉइंट होता है, ब्रेकआउट जिसको हम कहते हैं, ये होता है ब्रेकआउट। तो जैन साहब को अगर ये शेयर लेना हो तो वो शेयर यहाँ चुनेंगे कि वहाँ चुनेंगे? एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा जब नेकलाइन का ब्रेकआउट आ जाए यहाँ पे, तब आपको बाइंग करना स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप डेवलप कर लेंगे अपनी चार्ट रीडिंग स्किल्स, आपको यहाँ पे ये टाइट एरिया दिखेगा। जैसे ये इनसाइड बार बनी है, यहाँ पे ये 4-5 टाइट एरिया है। तो ये जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको ये समझ में आएगा कि प्रीएम्प्टिव बाइंग जो हम शोज के दौरान डिस्कस करते हैं कि प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो यहाँ कर सकते हैं। ये टर्म आपने कई बार सुना होगा। तो ये वो जोन होती है टाइट एरियाज कि आप प्रीएम्प्टिव बाइंग कर सकते हैं जस्ट बिफोर दी ब्रेकआउट। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे जब आप खरीदेंगे आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा, लेकिन जब आप प्रीएम्प्टिव बाइंग करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे। यहाँ पे इसने ये हाई का भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और यहाँ पे टाइटनेस देखने के लिए मिल रही है। तो वो जो फेल ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है फिर?
फील्ड ब्रेकआउट होता है जब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आया और अगले ही दिन यूं रिवर्स कर दिया, या 2-4 दिन बाद इस ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आके क्लोज किया। तो इस ब्रेकआउट पे मान लीजिए आपने खरीदा है, मैंने खरीदा है, हम जैसे 100-200 लोगों ने खरीदा है, यहाँ सबका स्टॉप लॉस लगा है। ठीक है। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है? सेल ऑर्डर्स। यहाँ आपने बाई किया है, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सेल ऑर्डर। यानी यहाँ से अगर ये लो टूटता है तो लॉन्ग्स अपनी पोजीशन लिक्विडेट करना स्टार्ट करेंगे। जो आपने लॉन्ग लिक्विडेशन कई बार सुना होगा, मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग लिक्विडेशन इस लेवल के नीचे होगा। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ऊपर कहीं इसका टारगेट आएगा और ये स्टॉप लॉस आएगा। तो स्टॉप लॉस के नीचे हमेशा लॉन्ग लिक्विडेशन होता है, और जब भी ये स्टॉप लॉस कटता है तो 100 में से 90 स्टॉक लॉन्ग लिक्विडेशन में पूरे बेस का लो टेस्ट करने आता है। तो आप जब भी यहाँ ब्रेकआउट बाई कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखिए कि ये स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नीचे फिर सीधा ये वर्टिकल डाउन मूव खुलना स्टार्ट होती है। अब आते हैं ब्रेकआउट कब बाई करना है। मैं जनरली प्रीएम्प्टिव बाई करता हूँ, तो मेरे लिए बाइंग जोन ये होती है। ठीक है। आप शुरू में ब्रेकआउट्स बाई करेंगे तो आपके लिए जोन ये होगी। टारगेट कैसे निकालेंगे? ले तो लिया, स्टॉप लॉस भी क्लियर है, प्रॉब्लम आती है टारगेट में। आदमी स्टॉप लॉस तो आराम से लगा लेगा, लेकिन प्रॉफिट में कहाँ निकलना है ये नहीं पता। तो उसका सिंपल तरीका होता है कि ये जो बेस बना है पूरा, इस बेस की आप डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। इस बेस का जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और यही डिफरेंस इस ब्रेकआउट पॉइंट में ऐड कर देंगे। ये आपका टारगेट, बेयर मिनिमम टारगेट। जाने को वो टू द मून जा सकता है, बट ये आपका बेयर मिनिमम टारगेट होगा जो इसका डिस्टेंस है। तो आपका टारगेट निकल आएगा। अब अपोलो माइक्रो में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट आया 160 रुपए में, और इसका बेस का डेप्थ है 100 रुपए, यानी 160 माइनस 100, 60 रुपए आपका टारगेट है, जो आपने 160 में ऐड कर दिया। आपका टारगेट हुआ 220 रुपए। स्टॉक का हाई लगा 220 रुपए। पैटर्न बना कितना? 1.5 साल में। अचीव कितने दिन में हुआ? मुश्किल से मुश्किल 2 महीने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दिन, यानी अगर ट्रेडिंग डे में देखें तो 1 महीना। 1 महीने के अंदर आपका 1.5 साल का टारगेट 1 महीने में। तो जितना बड़ा बेस बनेगा उतनी जल्दी मूव आएगी। यही बेस अगर छोटा सा रह गया, क्योंकि पीछे इसमें बड़ा बेस है इसलिए छोटा बेस दिख रहा है। मान लीजिए कि ये बड़ा बेस नहीं होता, ये इतना ही छोटा बेस होता। अगर ये छोटा बेस होता तो इतनी बड़ी मूव आपको परसेंटेज टर्म्स में नहीं मिलती। फिर वो छोटा सा ऐसा मूव लेता और वापस से यहाँ कंसोलिडेट करता, जो आगे हम दूसरे चार्ट में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जैन साहब को बेस पसंद है, तो बेस का तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन जैन साहब, वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? क्योंकि कई सारे लो वॉल्यूम ट्रेड भी होते हैं, उनमें भी पैटर्न बना होता है। उनको और इसको एक साथ एक जैसा रीड करना कितना सही है? देखिए, इस पूरे बेस में आपको 2 चीज नोटिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे चार्ट में ब्रेकआउट पॉइंट नहीं है, ये बेस है। अगर इसको रीड करना आप सीख गए तो ये ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, फेल होगा, कितने परसेंट सक्सेस होने की चांस है, ये आपको पूरा बेस में क्लियर हो जाएगा। इस बेस के अंदर अप डेज भी हैं, डाउन डेज भी हैं। तो अप डेज में वॉल्यूम मोर देन 50 डे मूविंग एवरेज होना चाहिए। आप यहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे छोटा छोटा, उस पर 50 डे मूविंग एवरेज लगाएंगे। ठीक है। अप डेज पे वॉल्यूम 50 डे मूविंग एवरेज के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। और इन डाउन डेज में, जैसे पूरे डाउन डेज हैं, यहाँ पे वॉल्यूम एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज से बहुत कम। तो ये क्या दिखाता है कि जिस दिन स्टॉक गिरा उस दिन किसी का पार्टिसिपेशन नहीं था, केवल रिटेल थोड़ा बहुत लेना बेचना कर रहे थे। लेकिन जब इस टाइप के अप डेज आते हैं, ये बड़ी मूव आती है, तो यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स होने चाहिए। अगर आपका 50 डे एवरेज वॉल्यूम से 5 गुना या इससे ज्यादा वॉल्यूम है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल तो नहीं कर पाता है तो इंस्टीट्यूशन है। अब वो डोमेस्टिक हो सकता है, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बट इट इज एन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम जिनके पास बड़ा पैसा है। तो हमेशा बेस में, अगर जैसे ये मान लिया हमने 1.5 साल का बेस है, इसमें कम से कम
20 से 25 इंस्टीट्यूशन कैंडल होनी चाहिए, 4-5 गुना वॉल्यूम वाली, और ज़्यादातर कैंडल्स मोर देन 50 डे एवरेज वॉल्यूम वाली होनी चाहिए अप डेज में। तो वॉल्यूम ऑन अप डेज शुड बी मोर देन 50 डे एवरेज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑन डाउन डे शुड बी लेस देन 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो आपका जितना वॉल्यूम अप डे पे एक्यूमुलेट होगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, ब्रेकआउट की वेलोसिटी और ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम उतना ज़्यादा हाई होगा। चलिए 160 दिन या 160 रुपए में जो 60 दिन मैंने जोड़े थे 220 आ गया, अब 220 के बाद क्या? आपका प्रॉफिट मिल रहा है रिस्क और रिवॉर्ड के लिहाज से 1:2 1:3 जहां भी हो रहा है वहां पे आपको स्केलिंग चालू करना है। और प्रॉफिट आने मतलब टारगेट अचीव होने के बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो आप प्रॉफिट बुक करें और दूसरा ढूंढें, और जनरली अगर पैटर्न इतना बड़ा है 1.5 साल का तो वो एक्सपोनेंशियल मूव देता है। वो फिर सिर्फ पैटर्न के डेप्थ तक की मूव नहीं देता है, इसके 2x 3x तक के मूव देता है। तो 220 अचीव होने के बाद या तो आप स्विंग लो के स्टॉप लॉसेस के साथ इसको ट्रेल कीजिए, या फिर यहाँ पे इस तरीके से 20 डे मूविंग एवरेज आना स्टार्ट होगा, उससे आप ट्रेल करना स्टार्ट कीजिए कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जिस दिन क्लोज करेगा मैं एग्जिट कर लूंगा। वो हो सकता है कि यहीं से कर ले, वो हो सकता है और ऊपर 300 जाने के बाद करे, वो हो सकता है 500 जाने तक ना करे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो जिस दिन उसके नीचे क्लोज करेगा उस दिन आप अपना पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। तो एक चार्ट के ऊपर हमने बातचीत की, लेकिन अब एक और एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही पैटर्न एक ही चार्ट के लिए एप्लीकेबल है, सब चार्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो जैन साहब, इसमें क्या सिचुएशन दिख रही है कि यहाँ पर थोड़ा बेस हायर भी है, थोड़ा बेस लोअर भी है, बेस क्या माने, इसमें भी क्या सेम सिचुएशन है? सर इसमें मैं आपको दोनों एग्जांपल दिखा देता हूँ। हमने बात की जितना बड़ा बेस होगा उतनी बड़ी मूव आएगी, जितना छोटा बेस होगा उतनी छोटी मूव आएगी। एग्री। अब मार्केट फ्रैक्टल होता है, बेस विद इन बेस, पैटर्न विद इन पैटर्न भी होता है। कई बार कप एंड हैंडल पैटर्न बड़ा बन रहा है, हैंडल के अंदर भी एक छोटा कप एंड हैंडल बन जाता है। तो अगर आप छोटा हैंडल देख रहे हैं तो आपके छोटे टारगेट आएंगे, बड़ी पिक्चर देख रहे हैं तो बड़े टारगेट्स आएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पहले एक छोटा बेस दिखा देता हूँ। अगर इस पे आप फोकस करेंगे तो ये पूरा छोटा सा कप एंड हैंडल है, ये कप बना, ये देखिए कितना शैलो, कितना शांत बेस था। ठीक है। उसके बाद ये हैंडल बना। ठीक। तो अगर इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट प्ले कर रहे हैं छोटे का, तो आपको छोटा टारगेट मिला। ठीक है। छोटा सा कप, छोटा सा हैंडल, छोटा सा टारगेट। ठीक है। अब आप आइए बड़ी पिक्चर पे। जो गलती लोग करते हैं कि छोटा सा चार्ट लगा लिया 2-3 महीने का और वो देख लिया, जबकि चार्ट आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। मंथली, इसी को मंथली कर देंगे तो मंथली पे ये इतना दिखेगा। अब चूंकि हम डेली यूज कर रहे हैं तो आप देखिए डेली पे बड़ा बेस कब बनना चालू हुआ, ये समवेयर अराउंड जुलाई और सितंबर के बीच में 2023 में बनना स्टार्ट हुआ। यहाँ से ये पूरा बेस देखिए, ये पूरा बड़ा बेस है, ये राइट साइड हैंडल डेवलप हो रहा है। अब पैटर्न विद इन पैटर्न है, तो आप क्या देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। इसलिए हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ साइंस, इज द E इज इक्वल टू MC² नहीं होता, इट इज एन आर्ट। किसी को फोटो देख के अच्छी लगती है, किसी को पेंटिंग देख के अच्छी नहीं लगती है। तो आप क्या देख रहे हैं चार्ट में उस हिसाब से डिपेंड करता है। अब मैं, क्योंकि मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, मैं छोटे कप एंड हैंडल को वेटेज नहीं दूंगा, मैं दूंगा बड़े कप को। एक तो ये पूरा राउंडिंग एकदम आराम से बना है, धीरे धीरे करके बना है, पूरा समय लेके बना है। जितना समय लेके बनेगा रिटेल उतना बाहर हो चुका रहता है। फ्रस्ट्रेशन में कि चल नहीं रहा, लोग इधर से उधर कूदने लगते हैं। तो इसमें से पूरा रिटेल ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब इस रैली के बाद रिटेल इस पूरी रैली को देख के वापस एंटर किया, तो इंस्टीट्यूशन ने ये शेक किया उनको। ये जो शेकआउट आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये मूव, तो ये केवल इस कप एंड हैंडल पैटर्न को रीटेस्ट करने आया है। ठीक है। जो मैं बार बार बोलता हूं कि रीटेस्ट करने आया है। यहां से अगर फेल किया तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन में यहां तक जाएगा, लॉन्ग से स्टॉप लॉस कटेंगे। वहीं रीटेस्ट करके वापस मोमेंटम आया तो फिर स्टॉक अपना टारगेट करेगा। अब यहाँ से अगर हम बेस देखें, पूरे चार्ट में बेस बना है जुलाई सितंबर 2023 से बनना स्टार्ट हुआ, और ये खत्म कब हुआ, मई 2025 में, यानी लास्ट मंथ। लगभग 1.5 साल का बेस है, पूरा वॉल्यूम पैटर्न और एक्यूमुलेशन हो चुका है। जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आना स्टार्ट हुआ 180 रुपए पे। मान लीजिए कि हमने पिछला चार्ट तो ब्रेकआउट पकड़ लिया,
ये जब ब्रेकआउट आया, ये 2 दिन आप मार्केट देख ही नहीं रहे थे, आप क्या करेंगे? आप चूंकि आपका ब्रेकआउट पॉइंट निकल गया, तो क्या ये चार्ट आपके लिए खत्म हो गया? तो कभी भी टारगेट वर्टिकली अचीव नहीं होते हैं, वहां पे छोटे छोटे स्टॉप्स, आप मैराथन भी जब दौड़ते हैं तो छोटे छोटे पिट स्टॉप्स होते हैं री एनर्जाइज होने। तो ये पहला पिट स्टॉप है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, टाइट डेज। कि टाइट डेज क्या होता है? यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बड़ी मूव आ चुकी है, अब ये छोटा सा ये टाइट डेज का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 5-6 दिन आप देखेंगे तो एकदम टाइट क्लोजिंग है। जैसे ही इसका पिवट क्रॉस हुआ यहाँ पे, आप वापस से री एंटर कर लेंगे। मान लीजिए आपसे ब्रेकआउट छूट गया, तो ये आपकी सेकेंड एंट्री पॉइंट है। अब फिर बड़ी मूव के बाद यहाँ पे फिर टाइटनेस आई, तो यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे फिर बाई कर सकते हैं। अब चूंकि ये मूव वर्टिकल हो चुकी है, कितना? 150 रुपए से 320, ऑलमोस्ट ये 100% की मूव है। कितने दिन में? मिड मई से जून एंड तक, तो ऑलमोस्ट जून एंड तक, तो 1.25 महीने में 100% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये चार्ट मेरे इंटरेस्ट से खत्म हो गया। नहीं तो अब 4200 एनएससी के शेयर, 8000 7200 बीएससी के शेयर, हर चार्ट को ऐसे ड्रॉ कर देखते हो आप? आपको हर चार्ट में बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। इलिक्विड काउंटर्स को हम पहले हटाना स्टार्ट कर देते हैं कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम कम से कम, अगर मान लीजिए कि इस स्टॉक में रोज 1000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं, आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप ही तो उसके वॉल्यूम का 2 गुना या 3 गुना काम कर रहे हो, तो आप ही लोगे, आप ही बेचोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम क्राइटेरिया डालते हैं कि 50 डे एवरेज वॉल्यूम कम से कम, मतलब बेयर मिनिमम, इससे नीचे तो नहीं चलेगा। ठीक है, वो है 75,000। ये बेयर मिनिमम है, मतलब जिसका छोटा अकाउंट है, 2 लाख 3 लाख रुपए जिसकी कैपिटल है, उसके लिए 75,000 बेयर मिनिमम वॉल्यूम। इससे नीचे तो हम काम नहीं करते हैं। ठीक है। और जिसकी कैपिटल बड़ी है, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है, आपकी कैपिटल साइज 1 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पे हम मिनिमम जो वॉल्यूम डालेंगे वो हम डालेंगे कि कम से कम 5 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए। 50 डे एवरेज वॉल्यूम। ठीक है। पिछले 50 दिन इस स्टॉक में कम से कम 5 लाख रोज का ट्रेड हुआ हो, तो 50 डे एवरेज वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर आना चाहिए। तो आप किस हिसाब से, आपकी कैपिटल साइज क्या है, उस हिसाब से वॉल्यूम फिल्टर डिपेंड करता है। दूसरी चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ये जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, ये नियर अबाउट 52 वीक हाई पॉइंट पे आ रहे हैं। तो हमेशा आपने सुना होगा कि मैं बोलता हूँ वीकर स्टॉक्स को एलिमिनेट कर दीजिए। वीकर स्टॉक्स क्या है? जो 52 वीक हाई है उससे 15% नीचे अगर कोई स्टॉक है तो वो यहाँ कहीं होगा, यानी ब्रेकआउट पॉइंट से तो हमारे बहुत दूर है। तो हमेशा हमको स्टॉक्स वो सेलेक्ट करने हैं जो 52 वीक या ऑल टाइम हाई से 15% के अंदर हो। अब ये ऑल टाइम हाई है या 52 वीक हाई है, इससे जो 15% की रेंज है, इस रेंज के अंदर वाले स्टॉक्स हम सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए ये स्टॉक यहाँ पे ये 52 वीक हाई के पास था, और अगर जितना डेटा अवेलेबल है मान लेते हैं ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई से भी 15% के अंदर इस रेंज में ये स्टॉक आपके आने लगेगा। तो एक बार जब आ गया, मान लीजिए इस दिन आपने स्कैनर रन किया और आ गया, तो अब इस स्टॉक को आप देखना चालू करेंगे रोज कि किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हर पैटर्न यहाँ पे आके कई बार यहाँ तक आके यूं चले जाते हैं। ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव बाई अगर कर रहे हैं तो पहले तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, दूसरा स्टॉप लॉस प्रीएम्प्टिव में ज़्यादा टाइट होता है। बट चूंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को केटर कर रहे हैं, तो हम हमेशा ब्रेकआउट पॉइंट पे ही बाई करेंगे। यहाँ ब्रेकआउट आया, ये रिटेस्ट आया, ये फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री यहाँ पे एक्सटेंड हो गया, क्योंकि 1.5 महीने में 100% चल गया, तो आप क्या, अब तो स्टॉक का काम खत्म। इतनी मतलब इस चार्ट में जिसको आप कप एंड हैंडल कहते हो, आप अक्सर इसका यूज भी करते हो, फेलियर ऑफ दिस चार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जनरली अगर 1.5 साल का बेस है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी रफली 15-20% होती है। ठीक है। अगर 8 हफ्ते या 8 हफ्ते से कम है तब तो एक्सट्रीम हाई है फेलियर रेट, क्योंकि ये छोटा सा आपने देख लिया कि ये कप एंड हैंडल बन गया। एक बार इसको इग्नोर कर दीजिए, आप खाली इतना देख रहे हैं, तो ये छोटा सा कप एंड हैंडल है, इनके फेलियर की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो कम से कम 8 वीक्स चाहिए
कम से कम, इससे कम तो नहीं चाहिए। ठीक है। इससे कम है तो फेलियर प्रोबेबिलिटी आप मान लीजिए कि 80% है। अगर 8 हफ्ते या उससे ज़्यादा है तो जितना बड़ा बेस होता जाएगा उसकी फेलियर प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। बेस जितना बड़ा होगा इमारत उतनी बड़ी बनेगी। तो अगर 15 हफ्ते का है तो आप मान लीजिए कि 55% सक्सेस रेट है। अगर वो 6 महीने या 8 महीने का है तो 60 मान लीजिए। 1 साल का हो गया तो 70, वही 1.5 साल का हो गया तो 80% सक्सेस रेट पॉसिबिलिटी हो। वही 8-9 साल का अगर बेस है, मान लीजिए कि स्टॉक 8-9 साल टाइट रहा है, मतलब एक रेंज में रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि 90% टारगेट वो अचीव करेगा। और टारगेट फिर अगर 3-4-5 साल का बेस है तो फिर वो सिर्फ डेप्थ का टारगेट अचीव नहीं करता है, ये इस डेप्थ का 2x, 3x, 5x तक के टारगेट अचीव करता है। तो अगर आप बेस देख रहे हैं जो 1.5 साल से ज़्यादा का है तो बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 20 MA का या 50 MA का, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। 50 का लगाएंगे तो आप ऊपर से प्रॉफिट भी ज़्यादा दे देंगे। 20 का लगाएंगे तो हो सकता है आपको शेक करके, लेकिन फिर री एंट्री का मौका हमेशा रहेगा, आप कभी भी री एंटर कर सकते हो। तो हमेशा मल्टीपल पोजीशंस बिल्ड करना है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो अगर कोई लार्ज कैप स्टॉक है जैसे रिलायंस, जिस पे कई बार हमारी बात भी हुई है, रिलायंस जैसा स्टॉक जो एक लंबे अंतराल तक एक ही दाम पर रहता है, एक ही रेंज पे रहता है, क्या उस स्टॉक के लिए भी इस तरह की पॉसिबिलिटी है? क्योंकि ये तो मिड कैप स्मॉल कैप है, यहाँ पर तो फिर भी 100% गेन आसान है। क्या रिलायंस के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है? रिलायंस में ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन रिलायंस में फिर एक्सपोनेंशियल मूव नहीं बनते। अब रिलायंस अपने आप में एक एक्सेप्शन है कि 8 साल तक नहीं चला, फिर जियो के लॉन्चिंग के बाद वो 3x 4x हो गया। बट इन जनरल लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़े मूव्स नहीं आते हैं और इतने बड़े बेसिस इन जनरल बनते भी नहीं हैं। उनमें अगर बेस बनता भी है तो इस टाइप का बॉक्स पैटर्न बनता है। जैसे अगर आप एनएम बॉक्स का फेलियर और बॉक्स का फेलियर का ना होना, जैसे आप कोटक बैंक देखेंगे इस तरीके से बॉक्स में चल रहा था, ठीक है, फिर अचानक यूं नीचे गया, ये बॉक्स का फेलियर हो गया। जब आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर से आरबीआई ने कुछ किया था तो ये बॉक्स के नीचे आके क्लोज किया। तो जिसने समझा कि ये बॉक्स का ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ले ली कि बॉक्स का ब्रेकडाउन आया है, ये टारगेट है, अब ये गिर के इसको अचीव करेगा। उसने क्या किया, 4 दिन बाद आके बॉक्स के अंदर वापस क्लोजिंग दे दी। ठीक है। तो जैसे ये बॉक्स के अंदर क्लोजिंग आई, ये बॉक्स का फेलियर हो गया। ठीक है। तो जिनने यहाँ शॉर्ट किया है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हैं, वो जैसे ही ट्रिगर होना स्टार्ट होंगे स्टॉक ऊपर आ जाएगा। तो अगर कोटक बैंक का चार्ट आप स्टडी करेंगे, ये करीब 1600 के आसपास बॉक्स का लो था। जैसे ही बॉक्स का लो फेल हुआ, वापस इसके बॉक्स के अंदर आगे क्लोज किया। 1990 बॉक्स का हाई था, बॉक्स का हाई अचीव हुआ और उसके बाद यहाँ कहीं ऑल टाइम हाई था उसका 2150 या 80 पे, वो यहाँ तक आके अचीव हुआ और उसके बाद अब ये नीचे आ रहा है। तो एक कोटक बैंक आप स्टडी कर सकते हैं बॉक्स के लिए, एक आप स्टडी कर सकते हैं M&M, एकदम रीसेंट एग्जांपल है 2-3 महीने पहले का। इस तरीके से बॉक्स बना था, ये ऑल टाइम हाई का और यहाँ पे 2600 के आसपास बॉक्स लो था। बॉक्स लो टूटा तब भी मैंने वहाँ पे कहा था कि ऑटो इंडेक्स काफ़ी टूट चुका है और सपोर्ट पे है। तो इस बॉक्स के ब्रेकडाउन के फेलियर की जगह इस बॉक्स के फेल होने का वेट कीजिए, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। अगर ये वापस बॉक्स के अंदर आके क्लोज करता है तो ये सारे शॉर्ट्स ट्रैप होंगे और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, ये हाई तक जाएगा। ऑलमोस्ट हाई तक आ चुका है, एक 25-50 रुपए रह गया होगा, बट 2600 से 3050 तक तो आपको अच्छी मूव मिल गई। तो इसमें एशियन पेंट, HUL जो पिछले कई सालों से चले ही नहीं, उनको किस कैटेगरी में रखोगे? लार्ज कैप्स हैं और ये डिफेंसिव सेक्टर हैं, तो हम जनरली इनको अवॉइड ही करके चलेंगे। जैसे HUL या FMCG काउंटर हो गए। L&T में भी बॉक्स लो फेल हुआ था, बॉक्स हाई तक आ गया। टाइटन में भी बॉक्स लो फेल हुआ था। तो लार्ज कैप्स आपको ब्रेकआउट पे नहीं प्ले करना है। लार्ज कैप में जब एक रेंज बनी है और रेंज के नीचे जा रहा है, लोअर एंड ऑफ द रेंज टूट रही है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होना है, आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको अलर्ट हो जाना है कि अगर ये वापस से इसके अंदर गया, फेलियर हुआ, तब मैं लॉन्ग प्ले करूंगा। उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप इंस्टीट्यूशन के पास कम होते हैं, एग्री, 5000 में से 500 स्टॉक होंगे, लेकिन लार्ज कैप सबके पास होते हैं, 75-80 स्टॉक्स हैं, वो सबके पास होते हैं। तो इस ब्रेकडाउन को सक्सेसफुल करने के लिए हैवी सेलिंग चाहिए। हैवी सेलिंग कौन लाएगा? इंस्टीट्यूशन लेके आएगा। इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट ही नहीं है हैवी सेलिंग में, उसको तो सस्ते में माल खरीदना है। तो यहाँ पे रिटेल माल बेचता है कि शॉर्ट कर रहे हैं, ये एकदम से टूटेगा
और इंस्टीट्यूशन बाइंग करके सिर्फ बॉक्स के अंदर वापस लाता है, और जैसे ही बॉक्स के अंदर वापस आता है रिटेल की शॉर्ट कवरिंग स्टॉक को अपने आप हाई तक ले जाती है। तो इंस्टीट्यूशन का काम है ब्रेक डाउन लाना और ब्रेक डाउन ला के उसको फेल करना, जैसे ही फेल होगा रिटेल की शॉर्ट कवरिंग अपने आप उसको बॉक्स हाई तक ले जाएगी। तो टीसीएस जैसी कंपनी जो पहले एक बड़े रेंज में थे 3800 4000, फिर वो आए 3600 4000, फिर आ गए 3200 3600, जो उनकी रेंज है तो बॉक्स ही लेकिन नीचे की तरफ जाता जा रहा है, उसको कैसे कैटेगराइज करते हो? उसको हम अवॉइड ही कर देते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट प्ले करते नहीं है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि आप डिलीवरी तो आपको 3:30 बजे छोड़नी है और आपके पास है नहीं, तो आप कैश मार्केट में शॉर्ट प्ले नहीं कर सकते। फ्यूचर एंड ऑप्शन में इतना लंबा शॉर्ट प्ले करना इसलिए खतरनाक होगा क्योंकि आपका अगर स्टॉप लॉस मान लीजिए कि 10% ऊपर भी आया तो 10% स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप जितनी मार्जिन दे रहे हैं वो पूरी खत्म ही हो जाएगी, यानी आप पूरी कैपिटल ही का रिस्क ले रहे हैं। तो जनरली लार्ज कैप्स में हम छोड़ देते हैं। और जहाँ तक कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया और फ्लैट बेसिस हो गए या वीसीपी पैटर्न हो गया या इस तरह की टाइट रेंज जो हो गई, ये आपको लार्ज कैप स्टॉक्स को प्ले नहीं कराती है। ये हमेशा माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और कुछ हद तक मिड कैप में प्ले होता है। तो ये जो पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज नॉट फॉर लार्ज कैप्स। वहाँ पे बॉक्स के लो फेलियर पे आपको बाई करना है, वहाँ पे एक ही पैटर्न चलता है। या फिर आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर या इस टाइप के जो कन्वेंशनल इंडिकेटर प्ले हैं वो आप लार्ज कैप पे कर सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप पे आप इंडिकेटर लगाएंगे, ऑसिलेटर लगाएंगे, तब तो फिर आप बहुत मुश्किल में रहेंगे क्योंकि वो हर जगह ओवरसोल्ड दिखाएगा और गिरता रहेगा। जैसे यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ, आपने बाई किया, वो नया लो बना दिया। यहाँ ओवरसोल्ड हुआ, आपने बाई किया, उसने नया लो बना दिया। यहाँ ओवरसोल्ड हुआ, आपने बाई किया, उसने नया लो बना दिया। तो इंडिकेटर, ऑसिलेटर आप मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप पे ना लगाएं तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। उसमें हमेशा आपको प्राइस एक्शन और उसमें भी कप एंड हैंडल, ये कप एंड हैंडल हो गया, एक और यू बन गया तो ये वीसीपी हो गया। तो कप एंड हैंडल देखिए, वीसीपी देखिए, या फिर एक बड़ा बॉक्स बना हो जो टाइट हो। बड़ा बॉक्स, बड़े से मेरा मतलब रेंज बड़ी नहीं, रेंज छोटी हो लेकिन ड्यूरेशन लंबी हो, ड्यूरेशन उसका लंबा हो। अगर ऐसा है तो आपका ब्रेकआउट बहुत बढ़िया और लंबा आएगा। अक्सर तुम वो फ्लर्ट करते रहते हो, फ्लर्ट कहाँ है इसमें? फ्लर्ट वाला सर सिस्टम ये है, जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये 3 दिन यहाँ पे काटा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट आने की कोशिश किया, फिर ये ऊपर आके यहाँ पे कोशिश किया, फाइनली जाके ब्रेकआउट आया। तो वो बार बार उसके पास जा रहा है, बार बार जा रहा है लेकिन क्रॉस नहीं कर रहा है। फ्लर्ट कहाँ हुआ इसमें? तो हम ये कहते हैं कि ये फ्लर्ट कर रहा है लेकिन शादी नहीं कर रहा है। अच्छा, तो जब ब्रेकआउट आ गई तब शादी होती है। और अगर वहीं से नीचे आ गया तो फिर तो धोखा हो गया सर। ब्रेकअप, इट इज कॉल्ड ब्रेकअप। तो ऐसा ये एक और पैटर्न, एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया। ऐसे ही कुछ और चार्ट, कुछ और स्टडीज आपके लिए हम जैन साहब के साथ करते रहेंगे। तो आपने सुना जैन साहब से कई सारे चार्ट्स या सेम चार्ट के कई सारे पैटर्न, कौन सा ब्रेकआउट है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, कितना टारगेट है, कहाँ टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस है। ऐसे बहुत सारी स्टडीज चार्ट पे हम समझते रहेंगे जैन साहब से। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका कोई इनपुट हो, कोई फीडबैक हो तो आप लोग हमें ज़रूर दीजिएगा। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल स्टडी हमें बताने के लिए और चीज़ें हमें समझाने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।